आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड में मॉब लिंचिंग बिल फिर से एक बार चर्चा में है। राज्यपाल ने मॉब लिंचिंग बिल को आपत्तियों के साथ वापस कर दिया और इसके बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। बिल का विरोध कर रही बीजेपी ने हेमंत सरकार पर हमला तेज कर दिया है, तो सत्ता पक्ष के भीतर से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड में मॉब लिंचिंग बिल पर एक बार फिर सियासी बवाल शुरू हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार के मॉब लिंचिंग बिल को वापस भेज दिया है। राज्यपाल ने भीड़ की परिभाषा पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद से इस पर सियासी बहस तेज हो गई है। 2 या 2 से अधिक लोगों की संख्या को मॉब लिंचिंग के दायरे में रखने पर जेएमएम विधायकों को भी आपत्ति है। डेफिनेशन वापस लौटाया, अब देखिए क्या इसमें होता है। ऐसे भी लगता है कि 2 आदमी का मॉब लिंचिंग में आना नहीं चाहिए। मेरा भी व्यक्तिगत विचार है। अब 2 आदमी का मॉब लिंचिंग उचित नहीं है। मॉब लिंचिंग बिल पर कांग्रेस के अंदर भी एक राय नजर नहीं आ रही। बंधु तिर्की का साफ कहना है कि राज्यपाल के सुझाव को सरकार को अमल में लाना चाहिए। वहीं इरफान अंसारी का गुस्सा उनके शब्दों से झलक रहा है। इरफान अंसारी का कहना है कि अब संवैधानिक संस्थानों पर भी बीजेपी का प्रभाव दिख रहा है। कि इस सब चीज को भेजने के पहले अवलोकन सही तरीके से कर लेना चाहिए, लेकिन कहीं हो सकता है कहीं चूक भूल हुआ होगा, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मतलब हम क्या कहेंगे कि उसको इशू भी नहीं बनना चाहिए। तब है क्या कि अब सरकार को जो सुझाव महामहिम राज्यपाल के द्वारा आया है, तो इस सुझाव को मानते हुए यथाशीघ्र बिल को पुनः भेजना चाहिए। पहले इनको इसको विचार करना चाहिए। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता है, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। और हमें लगता है कि भाजपा जो संवैधानिक जो ढांचे हैं उनको हाईजैक कर लिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। झारखंड के हित में जो फैसले लेते हैं उसका स्वागत करना चाहिए। महामहिम तो एक संवैधानिक पोस्ट है, उसको भी अगर भाजपा चलाएगी तो ये चिंता का विषय है। राज्यपाल के द्वारा मॉब लिंचिंग बिल वापस किए जाने के बाद बीजेपी विधायकों के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर भीड़ की संख्या को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। था कि जो भीड़ की परिभाषा तय की गई है 2 या 2 से अधिक, तो जब 2 या 2 से अधिक है तो स्वाभाविक है कि वो तो होना ही था। यूपीए सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि वोट बैंक की राजनीति को पोषित करने के लिए तुष्टीकरण को सहारा देते हुए इस प्रकार के अल्पसंख्यकवाद का एक नया नारा इनको पोषित करना था। किया था भीड़ की जो परिभाषा को जो सरकार ने परिभाषित किया था वो बिल्कुल वो शंका वाली बातें थी। तो हम लोगों ने सरकार को जो ध्यान आकृष्ट किया था, महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसी बिंदुओं को भी चिन्हित करते हुए फाइल को लौटाई है। हेमंत सोरेन सरकार में ये दूसरा मौका है जब राज्यपाल ने सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताई है। इससे पहले टीएसी यानी कि टैग कमेटी के गठन और इस बार मॉब लिंचिंग बिल पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल ने राज्य सरकार को झटका दे दिया है। अब हेमंत सोरेन सरकार को बिल को नए सिरे से इसे परिभाषित करना होगा और उस पर राज्यपाल की सहमति जरूरी होगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। और एक खबर आ रही है गुमला से, जहां के कोटाम गांव के पास मवेशी लदा ट्रक बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गया और हादसे में कई मवेशियों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। घटना के बारे में बताया जाता है कि कुछ लोग मडपानी के पास गुट बनाकर पशु तस्करी कर रहे वाहनों से वसूली कर रहे थे। उस दौरान एक ट्रक छत्तीसगढ़ से लोहरदगा की तरफ जा रहा था। उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वो ट्रक रुका नहीं और तेज रफ्तार से निकल गया, जिसके बाद वसूली में लगे लोगों ने वाहन पर पथराव किया और पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद तेज रफ्तार से भाग रहा ट्रक बेकाबू हुआ और एक दुकान में जा घुसा। हादसे में ट्रक पर लदे कई मवेशियों की मौत हुई है। वहीं ट्रक चालक घंटों ट्रक में ही फंसा रहा। वसूली कर रहे लोगों पर कई पशुओं को गायब करने का भी आरोप है। पशु की जो गाड़ी ले जा रही थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिस पे थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच के जांच कर रहे हैं और उसमें जो ड्राइवर है वो घायल हो गया, उसको इलाजरत है और उस पर सुसंगत धारा में केस होकर उसको जेल दिया जा रहा है। कई अभी वो लोग जांच कर रहे हैं कितने पशु, 6-10 बता रहे हैं, 6 पशु की मौत हुई है।
और अगली खबर है गढ़वा से, जहां के तिलदाग मोड़ पर बस की चपेट में आकर महिला की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। हादसे के बाद परिजनों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने गढ़वा मेदिनी नगर सड़क को जाम कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। हम भी गोली चलाते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी जनता की सेवा करते हैं। जब मेरे साथ ऐसा अगर गढ़वा प्रशासन कर सकती है तो आम आदमी के साथ ही कहा होगा। क्या हुआ आपका अपने क्या हुआ है? देखिए ना सामने, जैसे मान लीजिए डेड बॉडी है, हम लोग को कुछ मांगनी है, ठीक है। पहला मांग था गाड़ी पकड़िए, दूसरा चीज अलग से ऐसा ना हो कभी, कुछ नहीं चाहिए, न मुआवजा कुछ न कहा। प्रशासन आया बोलता है बॉडी उठा के डाल दीजिए, काहे डाल देंगे, काहे डाल देंगे। और नेनुआ की किसी महिला को जेपीएस बस के द्वारा धक्का मार देने से उसकी मृत्यु हो गई है ना। उनके परिजनों के द्वारा रोड जाम किया गया है और उनसे बातचीत करके रोड जाम करवाने को हटवाने का प्रयास किया गया। पुलिस के ऐसा कोई बात नहीं है, आगे की कार्रवाई। राज्य में आज 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। आंदोलनकारियों ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हाथों में झंडा और बैनर लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस ने उन्हें रोका और आंदोलनकारियों का कहना था कि हमारी मांग जायज है और सरकार नाइंसाफी कर रही है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो हम लोग का मांग पूरी नहीं हुई है। हम लोग को ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन स्वीकार किए हैं एसडीओ साहब और एसडीओ साहब हैं और आपका जिला प्रशासन से कोई है, उनका तो मैं पद नहीं जानती हूँ। और हम लोग ज्ञापन दिए राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को। बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 30 मजदूर मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर के बोटोंग में फंसे हैं। मजदूरों ने 11 फरवरी को ही राज्य और केंद्र सरकार से अपने वतन वापसी की गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक वे लौट नहीं पाए। मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। एक बार फिर प्रवासी मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वीडियो में मजदूर सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। और आपको बताएंगे 3 साल पहले ये मजदूर एजेंट के जरिए 3 साल के ही एग्रीमेंट पर लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन SDN PhD में गए थे। मजदूरी भी नहीं मिला है और ना ही वतन वापसी के लिए कोई सार्थक पहल हुआ है। करीब 2 साल के बाद राजभवन का द्वार आम आदमी के लिए खोला गया। राजभवन के उद्यान का दीदार करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने फूल पौधों की खूबसूरती के बीच सुकून का अनुभव किया और खास तौर पर जो बच्चे थे उन्होंने झूले का आनंद लिया, तो युवा सेल्फी लेने में भी व्यस्त दिखे। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से लोगों के प्रवेश पर यहां पर रोक थी। राजभवन के उद्यान में देश विदेश के 200 प्रकार के गुलाब, 45 प्रकार के विंटर फूल, 500 प्रकार के फलदार वृक्ष हैं। वहीं उद्यान में 9 फाउंटेन, झरने खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। उद्यान में खास तौर पर 35 प्रकार के दुर्लभ औषधीय पेड़ पौधे हैं, जिसमें रुद्राक्ष, कल्पतरु मुख्य हैं। रांची वासियों में आज खुशी का माहौल है। रांची राजभवन को 21 मार्च से लेकर 27 मार्च के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, जहां लोग आकर पूरे राजभवन का भ्रमण कर सकते हैं, कई जगह अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं और खूब खुल के एंजॉय कर सकते हैं। और इस बीच आज पहला दिन है और यहाँ पे लोगों की भीड़ काफी उमड़ी है। कितना एंजॉय कर पा रही हैं? आम लोगों के लिए राजभवन खोला गया, पहली बार आई हैं अंदर? हाँ, पहली बार आए। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल तक सब कुछ ठप हाँ। रहा, एंजॉय कर पा रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ पे सब चीज है, फ्लावर्स, फाउंटेन और झूले हैं, सब बच्चों के लिए, मतलब बहुत अच्छा जगह है। और बाकियों को क्या बोलेंगे, रांची के बाकी स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे एक बार आके जरूर घूमना चाहिए। प्रकृति का रूप जो मैंने देखा था, एक जगह मिल गया, यही सबसे बहुत खुशी लग रहा है। 2 साल बाद आए हैं, आज बहुत मैंने आनंद मिल रहा है। बहुत ही अच्छा, यहाँ आके बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। इतने बार सुने थे कि राजभवन में ऐसा लगता है, पर ये महसूस कर जाना मतलब यहाँ पे आके ही करना पड़ रहा है। तो कल तो सुने कि राजभवन खुलने वाला है, तो आज यहाँ पे सोचे कि आज ही पहले दिन हम लोग आ जाए और यहाँ थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा सुकून। जो 2 साल से बंद था कोरोना के समय, अब थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है।
तो राजभवन में ऐसे कई लोग हैं जो पहली बार जो लोग यहाँ पर आए हैं और खूब खुल के एक्सप्लोर कर रहे हैं। अंदर म्यूजियम है, फाउंटेन्स है, कई चीजों की व्यवस्था की गई है जहाँ लोग खूब खुलकर एंजॉय कर रहे हैं और अपना समय अच्छी तरीके से बिता रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। इधर रामगढ़ जिले के बड़का सयाल की रहने वाली ऋतु श्री बॉलीवुड समेत तेलुगु फिल्मों में अपने अभिनय का लुहा मनवा रही है। शर्मन जोशी अभिनीत फौजी, कॉलिंग और कूली नंबर 1 में वरुण धवन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम कर चुकी ऋतु श्री तेलुगु फिल्म अमिताभ बच्चन में लीड रोल कर रही हैं। कोयलांचल से लेकर माया नगरी मुंबई तक ऋतु के लिए आसान सफर नहीं रहा और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के कोयलांचल में, बड़का सयाल कोयलांचल में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री ऋतुश्री को कोयलांचल से निकलकर इन्होंने मुंबई तक का सफ़र तय किया और बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करके धमाल मचा रही हैं। खास करके कुली नंबर 1 में वरुण धवन के साथ और शर्मन जोशी के साथ फौजी, कॉलिंग में काम कर चुकी हैं। अभी इनकी एक तेलुगु फिल्म आ रही है अमिताभ बच्चन करके, जिसमें लीड रोल कर रही हैं। अभी सीधे बात कराते हैं ऋतु से। आप देख सकते हैं ऋतु अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर हैं। सीधे बात कराएंगे कि कोयलांचल से मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया, अपनी सफलता के बारे में बताइए। कोयलांचल से मुंबई तक का सफ़र काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी स्ट्रगल रहा। मतलब कोई आप वहाँ पर जानते नहीं हो लोगों को, आपके लिए सब कुछ बहुत ही नया है, तो काफ़ी टाइम लगता है कि वहाँ एडजस्ट करने में, लोगों को समझने में, काम समझने में। और अब तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा और चैलेंजिंग रहा है और मैं आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड। टफ तो ज़रूर रहा, बट हम लोगों का सपोर्ट हमेशा हमारी बेटी के साथ रहा। मैं और इसके डैडी और मेरी पूरी फैमिली इसका सपोर्ट किए और इसकी बहन का भी हमेशा ये रहता था कि नहीं, दीदी कम से कम फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा जब ये फिल्म इंडस्ट्री में गई। और जब मैं टीवी देखती हूँ, जब मैं मूवी देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। और तो आप समझ सकते हैं ऋतु की मम्मी ने ऋतु को आगे बढ़ाने में काफ़ी सपोर्ट किया। आज ऋतु पर्दे पे दिखती है तो लोग बोलते हैं कि हमारे कोयलांचल की बेटी है। और कोयलांचल से निकल करके मुंबई तक का सफ़र अब तक काफ़ी अच्छा रहा है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। लोहरदगा के ईटा बरही गांव में जंगल से भटक कर आए नीलगाय खेत में लगी कटीले तार में फंस गई। ग्रामीणों ने नीलगाय को पकड़ा और वन विभाग को सौंप दिया है। जंगल से भटक कर आई नीलगाय को ग्रामीणों की मदद से जंगल में छोड़ा गया। वनारक्षी ने बताया कि इस इलाके में काफी संख्या में नीलगाय भटक कर आई हुई हैं। वन विभाग नीलगायों पर नजर बनाए हुए है। घेराव के लिए काटा है तार, उसमें फंस गए। फंसने के बाद फिर अमर भैया को फोन किए और फिर हम भी वहां से इधर आए और अभी वन विभाग को सौंप दिए। उसको ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है जो घायल अवस्था में था। इसकी सूचना मिलते ही हम लोग टीम के साथ यहाँ आए हैं और सिलसिला उसको सुपुर्द करके अभी हम लोग वन विभाग का ऑफिस ले जा रहे हैं, जहाँ इसको समुचित इलाज करा करके इसको जंगल में छोड़ दिया जाए। गुमला पुलिस ने ट्विटर में हुए महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी सुनील उरांव को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही घटना में इस्तेमाल लाठी को बरामद किया है। महिला रानी उराइन बीते 1 साल से सुनील उरांव के साथ रिश्ते में थी और बीते कुछ दिनों से सुनील को शक होने लगा कि महिला का किसी और पुरुष के साथ संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। कल रात भी इसी को लेकर लड़ाई हुई और फिर सुनील ने बेरहमी से लाठी से पीटकर महिला की हत्या कर दी। थिएटर का रहने वाले, उनके साथ में रिलेशन में एक महिला के साथ वो रह रहे थे लगातार, मृतक जो हैं, और उनको शक था कि जो उनके साथ जो मृतक है रिलेशन में रह रही थी वो किसी अन्य पुरुष से बातचीत करती है। इसी शक के आधार पर उन्हें डंडा से मारकर उनकी हत्या कर दी। धनबाद के सुदामडी में बीसीसीएल वर्कशॉप में चोरी करने पहुंचे 3 चोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया। दरअसल पाथरडी स्थित बीसीसीएल के वर्कशॉप में 3 चोर चोरी करने की नीयत से घुसे। वर्कशॉप का एल्वेस्टर सीट काटकर वर्कशॉप में चोर घुसे, तभी ड्यूटी पर तैनात कर्मी को इसका पता लग गया। इसके बाद पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में वर्कशॉप में घुसे 3 चोरों निसार अंसारी, मुन्ना अंसारी और रियाज अंसारी को धर दबोचा गया। तीनों को जेल भेज दिया गया है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कमल घाटी के सरकारी स्कूल का जर्जर भवन हेमंत सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहा है। विद्यालय में कुल 350 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
साथ ही इस कारण से बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित रहती है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि इसे लेकर विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई। दिक्कत हो रहा है सर, यहाँ पे बिल्डिंग की कमी सर, और यहाँ पे बहुत गिराती है और 2 क्लास एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ता है सर, और ज़्यादातर 4-5 लोग एक ही बेंच में बैठना पड़ता है। बिल्डिंग जो है जो पूरा जर्जर है, कभी भी अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है। इसके बारे में हमने पहले भी विभाग को लिखित रूप से सूचना दिया है, जिला में भी दिया है, लेकिन अब विभाग मौन है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक